सत्ता में आज, लेकिन पहले वो खबर जिसमें पाकिस्तान और उसके फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर की बौखलाहट की मात्रा बहुत ज्यादा है। इतिहास से कोई सबक ना लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और ये बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल का वक्त ही गुजरा है और दावों के अनुसार पाकिस्तान ने एक बार फिर बॉर्डर पर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल ज्यादा बढ़ गई है। मुनीर ने अपनी सेना को कुछ नए आदेश जारी किए हैं, हथियारों की तैनाती की जा रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर चोरी चुपके भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? आखिर पाकिस्तान की ओर से जंग जैसी तैयारियों के संकेत क्या हैं? और पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे असली वजह क्या है? इस पर आज हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले मुनीर के उस प्लान के बारे में आपको बताते हैं जो डीकोड हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जंग की साजिश कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़े बॉर्डर से 5 बटालियन एलओसी के इलाके में शिफ्ट की हैं। इन इलाकों में रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है, जिसके तहत सर्विलांस को तेज किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी पाकिस्तान की तैयारी तेज हो रही है। लेकिन सवाल है, क्यों? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हश्र पहले ही देख चुका है। जो आखिर भारत को इस तरह के जंगी तेवर दिखाने की वजह क्या है? क्या वाकई तैयारी जंग की है या पाकिस्तान हवाई फायरिंग करने में लगा है? सबसे पहले समझिए, आखिर पाकिस्तान का गला इतना सूख क्यों रहा है? वजह है सिंधु नदी का पानी, जिसे लेकर पाकिस्तान की ओर से आए दिन खोखली धमकियों की नई नई किस्तें जारी हो रही हैं। और इसका कारण है भारत के जल संसाधन मंत्री का कुछ दिन पहले का बयान, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगले 2 वर्षों में सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस पर काम चल रहा है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न जाने पाए। उन्होंने बताया था कि सिंधु जल समझौता तो रद्द है, छोटे डैम बनाकर काफी पानी रोका गया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे क्या सिंधु नदी के पानी को रोकना इतना आसान है? ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल भारत के केंद्रीय मंत्री का ये बयान पाकिस्तान में मिसाइल बनकर गिरा है और इससे पाकिस्तान और उसके नेताओं को कितना दर्द हुआ है, इसके रुझान भी बयानों में आने लगे हैं। ऐसा दावा है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो सिंधु जल संधि स्थगित की है, उससे वहां हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में ये संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई है, जबकि सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तान में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि सिंधु नदी का पानी क्यों पाकिस्तान की दुखती रग है, जिसके पूरी तरह बंद किए जाने वाले बयान से भी पाकिस्तान के नेता तड़प रहे हैं। इस पर सत्ता का नंबर गेम भी आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की करीब 22 करोड़ की आबादी पानी की जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। 90% खेती की जमीन जिसे सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की 23% हिस्सेदारी है। 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की आजीविका कृषि क्षेत्र से ही चलती है। पाकिस्तान के 2 हाइड्रो पावर डैम मंगल और तारबेला को पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि 30% से 50% तक पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है। भारत के बयानों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान का ये दर्द अभी और बढ़ने वाला है। इसीलिए उसे तैयारी युद्ध की नहीं, बल्कि इस संकट से निपटने की करनी चाहिए। भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया
जिनकी आंख का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। कल संधि का जो सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, डिफेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। पाकिस्तान इज मोस्ट वेलकम। आप कीजिए तैयारी, आप सिर्फ तैयारियां करेंगे, मैं आपके 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशन उड़ा दूंगा। आप तैयारियां करेंगे टेररिज्म की, मैं आपके 9 टेररिस्ट कैंप उड़ा दूंगा। तैयारी अगर आपको करनी चाहिए तो सिर्फ एक, कि टेररिज्म से तौबा कर लीजिए। वो जो ख्वाजा साहब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अगर वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर लड़ाई डिक्लेयर कर सकते हैं तो वो अपनी औकात बता दें या अपनी हैसियत बता दें, और हर बार की तरह हम आपको आपकी तैयारी कितनी अच्छी और बुरी थी वो आपको दिखाया जाएगा। बट फिर भी अगर आपको पानी की तकलीफ़ की वजह से एक लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है और लगता है आपको कि 10, 20, 30, 35 ड्रोन की यूनिट्स आप डिप्लॉय कर लेंगे, तो ये ड्रोन आपका पानी तो नहीं ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सत्ता में अब राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, जिसमें हर बदलते दिन के साथ नई नई चोरी और नई नई थ्योरी बताई जा रही है। चोरी हुए सामानों की लिस्ट में आज एक नया नाम जुड़ गया, काक भुशंडी। आरोप है कि राम मंदिर में चांदी के काक भुशंडी चढ़ाए गए थे, वो गायब हैं। इसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट से लीक हुई जानकारी के मुताबिक मंदिर के ट्रस्ट का पुनर्गठन और सीईओ को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक एक्शन भी है, जिसमें अखिलेश यादव ने एसआईटी को शेयर इन थेफ्ट कहा है। कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी के आज के एपिसोड में कई अपडेट्स हैं। शुरुआत चांदी के काक भुशंडी की हुई चोरी से करते हैं। आज एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक महिला चांदी के काक भुशंडी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप रही है। इस महिला का नाम अनीता भारद्वाज है। अनीता भारद्वाज का आरोप है कि उसने चांदी के एक काक भुशंडी चंपत राय को सौंपे। उसे कहा गया था कि रसीद भेज दी जाएगी, लेकिन उसे आज तक रसीद नहीं भेजी गई। इस आरोप और तस्वीर के वायरल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि काक भुशंडी गायब हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अब दान में दिए गए काक भुशंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरार न हो सके। काक भुशंडी से पहले चांदी का ईंट, हार और चरण पादुका के गायब होने के आरोप लग चुके हैं। वैसे जिस काक भुशंडी की इतनी चर्चा है वो एक ऋषि हैं, जिन्हें रामायण में एक काक यानी कौवे के रूप में दर्शाया गया है। रामचरितमानस के अनुसार वो भगवान राम के भक्त और त्रिकालदर्शी ज्ञानी यानी समय के पार देख सकने के रूप में जाने जाते हैं। रामायण के मुताबिक जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान राम की महिमा पर संदेह किया तो काक भुशंडी ने उन्हें ज्ञान देकर उनका संदेह दूर किया था। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जो खबरें लीक हो रही हैं वो भी समय से परे ही दिख रही हैं। चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वैसे तो रिपोर्ट में क्या है ये बताया नहीं गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में जो चढ़ावा आया उसका ऑडिट होना चाहिए। ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की सलाह दी गई है। कैश की चोरी के अलावा चढ़ावे में आए आभूषणों के गायब होने का भी जिक्र है। कुल मिलाकर गायब होने वाली खबरें जारी हैं, जिस पर आज राजनीतिक हमला भी हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जांच के लिए जो एसआईटी बनी थी उसका मतलब शेयर इन थेफ्ट है। ये महापाप आस्था से खिलवाड़ हुआ है। सरकार का कहना है कि जिसने भी ये किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वीएचपी ने भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने, जांच में तेजी लाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज मामले की सुनवाई और दोषियों को सजा की मांग की है। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने के 24 घंटे के बाद भी किसी पर एफआईआर नहीं हुई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या? शेयर इन थेफ्ट है क्या? या ये हम कहें सेन इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है, आस्था से खिलवाड़।
पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे, ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी ने जो रिपोर्ट सौंपा है, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो और सुझाव होगा उस सुझाव अपना वहाँ के ट्रस्ट के लोग और करेंगे। एसआईटी की कोई पावर नहीं है। बिना एफआईआर के, कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये एसआईटी थी या सुझाव कमेटी थी? सुझाव दे रहे हैं। आपसे सुझाव मांगे गए थे, आपको चोरों को पकड़ने के लिए बोला गया था कि आप कैमरा बढ़ा दीजिए, ऐसा कर। ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर प्रशासन जो कर रहा है, मुझे लगता है कि वो उसमें दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो इकट्ठा हुए हैं, जो जुगलबंदी दिखाई पड़ रही है, ये वो सारे के सारे लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? वहाँ कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहाँ पे काम कर रहा है। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है, तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे एसआईटी बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। इस बीच जिस जगह चढ़ावे की गिनती होती है, यानी गणना कक्ष में मोबाइल, बैग, पर्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। चढ़ावा चोरी होने के बाद दान प्रबंधन में बदलाव किया गया है। गिनती कक्ष में 6 कैमरों की जगह 10 कैमरे लगा दिए गए हैं। हर कर्मचारी का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी सवाल है कि मंदिर परिसर से बड़ी मात्रा में रकम बाहर जाती रही, लेकिन सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता भी जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने दान प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक सुझाव भी दिए हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा, दान गणना व्यवस्था को और मजबूत करना, डिजिटल निगरानी बढ़ाना और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है। सत्ता की अगली खबर मुंबई से है, जिसके लिए 48 घंटे पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार मुंबई में सूखा पड़ेगा, सिर्फ 15 दिनों के लिए ही पीने का पानी बचा है। वहां कल 12 घंटे में इतनी बारिश हुई कि मुंबई के निचले इलाके डूब गए और कई जगह पर मुंबई तैरती हुई नजर आई। इस सब में सबसे अजीब स्थिति मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की हुई, जो कल तक लोगों को पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, आज नालों से पानी नहीं निकाल पा रहा है। सत्ता में आज हमने डूबी मुंबई पर सिस्टम की एक धुली हुई कुंजी बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुंबई कल कितनी डूबी और कितनी बच पाई। लंबे इंतजार के बाद कल रात मॉनसून की पहली बारिश हुई। मुंबई में जगह जगह जल भराव हो गया। अंधेरी से लेकर वर्ली और मलाड से लेकर कांदीवली तक सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही थे। कुल मिलाकर पहली ही बारिश में बीएमसी के सारे दावे भी डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। मॉनसून की बारिश मुंबई के लिए वार्षिक संकट बन चुकी है। मुंबई के डूबने की यह कहानी हर बार सामने आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूबी दिखी, सड़कें तो नजर ही नहीं आई। घर, दुकानें, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बुधवार रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई का पूरा हाल बिगाड़ दिया। मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश हुई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आमतौर पर पूरे जून के महीने में जितनी बारिश होती है, उसकी करीब 52% बारिश पिछले 12 घंटे में हो गई है। मुंबई के कुछ इलाकों में तो 270 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। मलाड में 270, पवई में 250 और कांदीवली में 245 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा अंधेरी, बोरीवली और वर्ली इलाके में भी मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश के बाद मुंबई के हालात वाली वीडियो कुंजी भी आइए आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीरें वसई विरार इलाके की हैं, जहां कई बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी और बाइक पूरी तरह पानी में डूब गई। दुकानों और दूसरी इमारतों में भी बारिश का पानी घुस गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नाला सोपारा इलाके से भी आईं, जहां बारिश के बाद इतना पानी भरा कि सड़कें दिखाई देना बंद हो गई। कई फीट पानी भर गया। लोग इसी के बीच से निकलते हुए दिखे। तेज बारिश की वजह से विक्रोली इलाके में सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे बनी एक दीवार गिर गई। ये तस्वीर किंग सर्कल इलाके की है, जहां बारिश के बाद सड़कें तालाब की तरह नजर आईं। इस वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गई। इस बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी पड़ा। ट्रांस हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, क्योंकि पटरियों के नीचे से मिट्टी बह गई। वहीं सायन हाईवे पर बने सबवे के अलावा कई अंडरपास में पानी भर गया है। अंधेरी में भी जल जमाव के कारण अंडरपास बंद करना पड़ा। ट्रैफिक निगरानी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई। मुंबई के इस हाल के बाद अब राजनीतिक बयानों की बारिश भी बहुत जोरदार है। विपक्ष लापरवाही का आरोप लगा रहा है, तो सरकार सब कुछ ठीक होने की बात कह रही है। पानी बहुत भरा है, उधर नी तक भरा है। जितने भी टैक्सी वैक्सीज आ रहे हैं, सब कपड़े भीगा के जा रहे हैं। एंड देयर इज नो मैनुअल्स राइट देयर कि जो सब पानी निकाल सकते हैं, और सब बंद हो गए मैनुअल्स। ये हर साल का इधर है ना, सेंट जेवियर्स जो स्कूल भी रहते हैं ना, सेंट जेवियर्स ग्राउंड, सब लोग उधर बड़ा बड़ा टाकी बनाए कि ऐसा पानी नहीं रहना चाहिए, पर वो टाकी बनाया नहीं बनाया अभी उसके मैटर नहीं, पर ये फिर भी पानी भर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहां पर आप देखिए कि चंद घंटों की बरसात होती है और मुंबई पर लंबी जो जाम है वो दिखनी शुरू हो जाती है। जगह जगह जलभराव की स्थिति के कारण जो ट्रैफिक है वो लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जहां तक आपको नजर जाएगी, ये खासतौर पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये कुछ घंटों की बरसात में इसी तरह से ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। जल जमाव कहाँ पे दिखाया जा रहा है? जहाँ पे लो एरिया है, जैसे अंधेरी सबवे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ एडिशनल पंप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो वहाँ पे कर्मचारी को काम करने के लिए दे सकते हैं। अगर उसको छोड़ा तो बाकी सब जगह पे हम यहाँ पे जो पूरा पानी को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जाने का, नाले में जाने का पूरा काम कर रहे हैं। बार बार बोलने के बाद भी नाले की सफाई सही तरीके से नहीं हुई है। सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है और मुंबई में सफाई का बहुत बड़ा मैटर है। बारिश में सारे कचरे नाले जाम हो रहे हैं, जो पर जो है ना, बीएमसी को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सारे कॉन्ट्रैक्टर। मुंबई में बारिश वाली आफत के बाद अब बात यूरोप की, जहां से आमतौर पर जब भी मौसम की मार की खबर आती है तो वो बर्फीले तूफान या ठंड से जुड़ी होती है। लेकिन इस बार यूरोप के मौसम का समीकरण बदला हुआ है। कई देश भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। कुछ देशों का तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी से बेहाल लोग समंदर के किनारों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। गर्मी से निपटने के लिए जगह जगह वाटर फैन, वाटर कूलर का इंतजाम किया गया है। वैज्ञानिक यूरोप की गर्मी की वजह ओमेगा ब्लॉक को बता रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक ही वो वेदर सिस्टम है जिसने पूरे यूरोप को तंदूर बना दिया है। यूरोप के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कुछ महीने पहले तक बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन अब अचानक गर्मी की चपेट में आ गए हैं। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन समेत 15 देशों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्से में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात यह है कि फ्रांस में गोल्फेश न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फ्रांस में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम एजेंसी ने यह बताया है कि सोमवार की रात फ्रांस के इतिहास की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। ब्रिटेन में भी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार है, जो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी का एक रिकॉर्ड है। इटली का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन में भी 44 डिग्री तापमान के बाद 13 इलाकों में अलर्ट है। ऑस्ट्रिया में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो इस वर्ष का सर्वाधिक है। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान फ्रांस है, जहां गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों में उतर रहे हैं। इस दौरान फ्रांस में 58 लोगों की डूबकर मौत हो गई। हालात यह है कि सरकार ने 1350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं।
वहीं ब्रिटेन में भी रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की गई है। जिस तरह के हालात हैं उसके बाद यूरोप को 2003 वाली जानलेवा गर्मी का डर है। 2003 में पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी थी। कहा जाता है कि गर्मी ने 500 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डेन्यूब और राइन जैसी नदियां करीब करीब सूख गई थी। एल्प्स ग्लेशियर कुछ ही दिनों में 10% पिघल गया था। अनुमान के मुताबिक करीब 80,000 लोगों की मौत हुई थी। अकेले फ्रांस में 15,000 लोग मारे गए थे। अब तक यूरोप की गर्मी का मीटर कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। पूरा यूरोप भट्टी की तरह तप रहा है। इसके पीछे की वजह आसमान की वो अदृश्य ताकत है जिसने गर्म हवाओं को यूरोप में एक तरह से बंधक बना लिया है, जिसका नाम है ओमेगा ब्लॉक, जिसे आसान भाषा में आइए आपको समझाते हैं। दरअसल हमारे आसमान में जमीन से करीब 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। आम दिनों में ये हवाएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हीं हवाओं के घूमने से दुनिया भर में मौसम बदलता रहता है। कभी बारिश होती है तो कभी ठंड आती है। लेकिन इस बार कुदरत का एक अजीब खेल शुरू हुआ है। ये हवाएं आगे बढ़ने की बजाय एक जगह थम गई हैं। आसमान में खास पैटर्न में ये फंस गई हैं। ये पैटर्न दिखने में बिल्कुल ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा यानी एक तरह से उल्टे यू जैसा है। इसीलिए ओमेगा ब्लॉक कहा जा रहा है इसको। जब ये हवाएं इस ओमेगा शेप में फंस गई हैं तो इन्होंने यूरोप के ऊपर गर्म हवा का एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया है, जिसे मौसम वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। ये इतना मजबूत है कि बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं और मानसूनी बादलों को उस क्षेत्र में आने नहीं देता है। इस वजह से यूरोप का मौसम लंबे वक्त के लिए एक ही जगह ब्लॉक हो सकता है। यानी ये कोई आम गर्मी नहीं बल्कि कुदरत का चक्रव्यूह है जिसमें इस वक्त पूरा यूरोप फंसा हुआ है। यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर मौसम ठंडा रहता है। साल में 8 से 9 महीने भीषण ठंड पड़ती है। ऐसे में लोगों में घरों में एसी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अनुमान के मुताबिक करीब 10% घरों में एसी लगा हुआ है, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। रात को भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहता है। यानी लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलती। यही वजह है कि यूरोप में एसी की मांग अब तेजी से बढ़ी है। यूरोप के देशों में गर्मी वाला ये संकट और बढ़ सकता है। इसको लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यूरोप के लिए चिंता वाला अलार्म है। अगर हम तापमान बढ़ने की रफ्तार देखें तो यूरोप में बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है। पिछले 3 दशक में पूरी दुनिया का औसत तापमान सिर्फ 0.27% सेल्सियस के 27 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं यूरोप का औसत तापमान 0.56 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से भाग रहा है। बात सिर्फ हाल फिलहाल की ही नहीं है। अगर हम पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 1900 से अब तक पूरी दुनिया का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लेकिन इसी दौरान अकेले यूरोप का औसत तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है। ये आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि यूरोप का मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि कुछ गंभीर संकेत दे रहा है।